नीतीश कुमार अब आ गए हैं, खुशी है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोगों को। देखिए, बिल्कुल खुशी है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब राजभवन से निकले थे जी, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब लौट आए हैं, नीतीश कुमार जी भी ठीक रहेंगे और बिहार भी ठीक रहेंगे। कुछ लोग जानबूझ करके चला रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं न कहीं नाराज हैं या खुश नहीं हैं या इस तरह की चीजें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। तेजस्वी जी के अंदर या लालू परिवार के अंदर हम समझते थे कि एक बुनियादी बदलाव दिखेगा। क्या दिखेगा कि जनता की चीजों को समझेंगे और उसके अनुसार वो अपनी राजनीति में भी बदलाव लाएंगे। लेकिन वो न बदलाव कांग्रेस के अंदर दिखा, न वो बदलाव तेजस्वी जी के अंदर दिखा और उसका खामियाजा ये हुआ कि 39 सीट हम लोग हार गए 19 के चुनाव में। तो हम तो सबसे पहला व्यक्ति हैं जो जदयू से अलग होकर के अपनी विचारधारा को बचाने का काम किया और एनडीए के साथ हम गए। असामाजिक राजनीति करने वाले लोग जानबूझ करके खबरों को प्लांट करते हैं। नीतीश कुमार जी इस जो भी गठबंधन की सरकार थी उसके मुखिया थे जी, और पिछले 17 सालों में अलग अलग समय में नीतीश कुमार जी, चाहे सिपाहियों की भर्ती का मामला हो, चाहे दरोगा भर्ती का मामला हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का मामला हो, या ग्रामीण विकास विभाग में चाहे भर्ती का मामला हो, या शिक्षकों को 4 लाख से ज्यादा शिक्षक इन्हीं के कार्यकाल में भरे गए हैं। जी। एक समय था जब लालू जी के राज में हॉस्पिटल के अंदर बेड पर कुत्ता सोया हुआ रहता था। आपने कई तस्वीर ऐसी देखी होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। सत्ता तो परिवर्तन हो गया, लेकिन एनडीए घटक दल कितना बड़ा हुआ है, इस पर अब प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने की वजह से जितने सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पार्टियां थीं, उन पार्टियों में बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। क्योंकि सीटों के बंटवारे और जो बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 25 में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का समीकरण कैसे बैठेगा, इसको लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। और शायद इसी वजह से जब नीतीश के आने की खबरें चल रही थी, तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, उनके पास जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, चाहे नित्यानंद राय की बात क्यों ना की जाए, वो जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए, जीतन राम मांझी को मनाने के लिए। चिराग पासवान से तो खैर शीर्ष नेतृत्व ही मुलाकात कर लिया। तो ये डर एक कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बैठी हुई है कि अगर सीट के बंटवारे पर हमने सही जगह पर सेट नहीं किया इन घटक दलों को, तो शायद बीजेपी का कुनबा छोटा भी हो सकता है, एनडीए घटक दल का कुनबा छोटा भी हो सकता है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे ज्यादा चर्चित जो व्यक्ति हैं एनडीए गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा, उनके पार्टी का क्या होगा। नीतीश तो आ चुके हैं, क्या नीतीश के लिए उपेंद्र कुशवाहा टिकेंगे या फिर भागेंगे? चलिए तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ आरएलजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताइए, नीतीश कुमार अब आ गए हैं, खुशी है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोगों को। देखिए, बिल्कुल खुशी है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब राजभवन से निकले थे जी, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब लौट आए हैं, नीतीश कुमार जी भी ठीक रहेंगे और बिहार भी ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये 2 पंक्ति के जवाब में बहुत सारी चीजें निहितार्थ हैं। उसके अंदर छिपी हुई चीजें हैं कि हम एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की उम्मीद कर रहे थे। पिछले 1.5 साल से हम लोग जो बातें कह रहे थे, जिन बातों पर हमारा डिफरेंसेस हुआ जदयू के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ, अब नीतीश कुमार जी ने तो उन सभी चीजों को एक तरह से कहिए कि पलटा है जी। और जो फैसला उन्होंने लिया बिहार के हित में लिया उन्होंने। और ये कुछ लोग जानबूझ करके चला रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं न कहीं नाराज हैं या खुश नहीं हैं या इस तरह की चीजें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा भी स्थिर हैं एनडीए गठबंधन में। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि निस्वार्थ भाव से हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की बेहतरी के लिए इस गठबंधन के साथ हैं। और आज से नहीं है, हम पिछले लगभग जब से हम जदयू छोड़े हैं तब से हमारी बातचीत जदयू के बीजेपी के साथ हुई और उसके बाद से ही हम लोग औपचारिक तौर पर जब ऐलान हुआ तो हम लोग थे वहां पे और आगे भी रहेंगे।
बिहार का हित सर्वोपरि है। एक बात मैं और आप मीडिया के साथियों से मैं ये कहूंगा जी। कि कई बार ऐसी चीजें हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में जब हमारे नेता की छवि खराब करने की कोशिश हुई है, जाने में अनजाने में, मुझे नहीं पता कैसे हुई। जी जी आपको याद होगा विधानमंडल जो नया गठन होना था, जी जी तो नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, मांझी जी और तमाम लोग लगभग 1:30-2 बजे राज्यपाल से मिलते हैं और शाम का समय फिक्स होता है। सुबह नड्डा जी की मुलाकात नहीं कहिए, फोन पर बातचीत हुई हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से। जी जी वो काराकट जा रहे थे, रास्ते में उनका फोन आया। जी जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था काराकट में। जी जी और जब ये सदन किस समय नया सदन बनेगा, कब मुख्यमंत्री नए सिरे से शपथ लेंगे, ये जब समय तय नहीं था तो पार्टी का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसके अनुसार वो चले गए। जी लेकिन जैसे ही फोन आया, निमंत्रण आया, अरवल के आसपास थे वो और वहां से वो लौट आए। 12 बजे वो अपने ऑफिस में आके बैठ गए हैं, वापस अपने आवास पर आ गए जी। थे। और लगभग 2 बजे एनडीए के नेता जो विधायक दल का जो नया नेता चुने गए, जी 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 वो पूरी टीम गई वहां पे। मतलब 2 घंटे पहले वो अपने आवास पे आ गए। अगर 2 बजे के बाद हमारे नेता किसी कार्यक्रम में चले जाते तब ये माना जाता है कि हम नाराज हैं। नहीं, अगर 2 घंटे पहले हम आकर के बैठ चुके हैं आवास में कि भाई इस कार्यक्रम में आज शाम में जाना है, जी जी आने वाली कुछ घंटों में इस तरह की घटनाएं होंगी, तो हम उसके अनुसार हम आ गए। फिर ये बात कहना कि कुशवाहा जी नाराज हैं, कहीं ना कहीं हमारे और नीतीश कुमार जी के बीच के जो संबंध है, हमारे और सम्राट चौधरी के बीच के जो संबंध है, हमारे और बीजेपी के बीच के जो संबंध है, या हमारे और मांझी जी के बीच के जो संबंध है, इन संबंधों में खटास लाने के लिए कोई न कोई साजिशन इस तरह की खबर को चलाया। इसलिए सर, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन बाद में अनबन होती है सीटों को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा अपनी अलग लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी डैमेज होती है, जदयू भी डैमेज होता है। तो इस वजह से शायद बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा पे कि टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है, ये मीडिया के साथियों को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव अगर के समीकरण बीजेपी को ये भरोसा नहीं होता तो मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से धानुक, कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा, पासवानदा मुसलमानों का नेतृत्व, जो सवर्ण समाज के जो काफी सारे लोग हैं उनको नेतृत्व देने का काम उन्होंने किया। जी। लेकिन कालांतर में चल करके कुशवाहा जी उनसे अलग होते हैं और एक धारा चलाते हैं और 2014 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। जी। 2019 में हम लोगों ने निर्णय लेने में कहीं न कहीं कुछ आकलन हमारा कमजोर रहा और तेजस्वी जी के अंदर या लालू परिवार के अंदर हम समझते थे कि एक बुनियादी बदलाव दिखेगा। क्या दिखेगा कि जनता की चीजों को समझेंगे और उसके अनुसार वो अपनी राजनीति में भी बदलाव लाएंगे। लेकिन वो न बदलाव कांग्रेस के अंदर दिखा, न वो बदलाव तेजस्वी जी के अंदर दिखा और उसका खामियाजा ये हुआ कि 39 सीट हम लोग हार गए 19 के चुनाव में। जी, जी, जी। उसके बाद हम लोगों ने तय किया अकेले जाने का, बिहार में एक विकल्प देने का। जी, जी, जी। हम वहां भी असफल हुए, लेकिन हमने कम से कम 25 सीटों पे बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनली हम लोग जदयू के साथ गए। जी। लेकिन जदयू के साथ जब हमारे डिफरेंसेज हुए तो डिफरेंसेज की वजह क्या थी? तेजस्वी यादव के साथ इनका जाना और तेजस्वी यादव को नया नेतृत्व बताना और हम इनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। तो हम तो सबसे पहला व्यक्ति हैं जो जदयू से अलग होकर के अपनी विचारधारा को बचाने का काम किया और एनडीए के साथ हम गए। हम पहली पार्टी थे। आप बताइए उस वक्त बीजेपी के साथ और कौन दल था बिहार के अंदर? कोई नहीं था, सिर्फ लोजपा की पार्टी थी उस वक्त। सिर्फ पारस जी की लोजपा। जी जी जी। रामविलास जी की भी लोजपा, जो लोजपा रामविलास है, वो भी उस वक्त तक तय नहीं कर पाया था कि हम वहां जाएंगे। लेकिन हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट एक संदेश दिया कि बिहार के अंदर जिन लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं कि हम एनडीए के साथ आज से नहीं, हम अपने जब हम अलग हुए जदयू से तभी से हम एनडीए के साथ परोक्ष तौर पर थे। जब औपचारिक बात आई तो हम औपचारिक तौर पर हैं, इसलिए डर की कोई बात नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है
कि कहीं न कहीं हमें झटका लगा है इस मंत्रिमंडल से या किसी भी चीज से। जी जी जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा इस राजनीति के एक्स फैक्टर नहीं है, अगर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, हमारा तो कोई विधायक भी नहीं है, फिर बीजेपी को या किसी दल को ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कुशवाहा जी को जोड़ करके रखना चाहिए? कहीं न कहीं जो फर्स्ट मूवर है एनडीए के लिए वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। और हमने बहुत स्पष्ट तस्वीर बनाई उस वक्त, एक लाइन खींची कि इस सवाल पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। क्या था वो सवाल? वो सवाल था कि जो लवकुश का समाज है, जो धानुक समाज है, जो अति पिछड़ा है, उसके हितों के साथ कोई खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। और नीतीश कुमार जी फाइनली उसी लाइन पर आए, तो हम ज्यादा करीब हुए ना बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर जी। और वो चीजें दिखी। अगर नीतीश कुमार जी अपने चीजों को बदल करके अब आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का भी एक पॉलिटिक्स है, हम उसको बहुत आदर और सम्मान करते हैं, कहीं न कहीं उनको भी ये महसूस हुआ कि हम अपनी जनता के सम्मान के साथ धोखा कर रहे हैं या हमसे कहीं न कहीं चूक हुई है, तो उन्होंने उस गलती को सुधारने का काम किया। तो एक बड़ा कुनबा एनडीए बनाया है। और एनडीए का बड़ा कुनबा किस लिए? ताकि बिहार के अंदर ये 40 की 40 सीटों को जीता जा सके और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया जा सके। और इस देश के अंदर बहुत सारा काम किया जा रहा है, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो न्याय का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो। आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को कितने सालों के बाद बीजेपी ने सम्मान देने का काम किया। हम लोगों ने ये डिमांड किया था, लंबे समय से हम लोग कर रहे थे। और इस तरह की चीज आप देखिए, इस देश के अंदर पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम किया। दलित राष्ट्रपति भी इन्होंने ठीक है, पहले कांग्रेस ने भी दिया, लेकिन इन्होंने भी दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग तरह की विचारधारा के साथ, जहाँ पे सभी समाज के पिछड़े वंचित तबकों को एक समन्वय के साथ आगे ले जाने की रणनीति है, वो रणनीति दिखती है एनडीए के अंदर। सर सीटों को लेकर क्या है? अब तो नीतीश कुमार आ गए, इधर सीट को लेकर के काफी मतलब चर्चा चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। पहले 3 से 4 आप लोगों ने डिमांड किया था, हालांकि डिमांड तो 8 पर था, लेकिन 3-4 लग रहा था कि मिल जाएगा। नहीं, अब क्या है सर, समीकरण बताइए। मैं बहुत क्लियर करता हूँ कि हमारी सीटों की जो संख्या है वो बातचीत हो चुकी है। अच्छा, आज नहीं, काफी पहले बातचीत हो चुकी है। और उस वक्त भी जब बातचीत हुई, उसके बाद कई दौर अलग अलग समय में मिलना हुआ। इस बार भी जब मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दिन भी हमारे नेता और जेपी नड्डा जी के बीच अकेले में अच्छी मुलाकात हुई है। और उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर आ चुकी है कि जो बातें आपसे हुई है वो आपको किया जाएगा। 8 सीट की बात न आज है, न कल है, न कल था। बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूं, हम जो 8 सीट बनाए हैं उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। क्या जो सीट हम चाहेंगे सिर्फ 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी, ठीक है जी, क्या वो सीटें हम जो कहेंगे सीधे वही होगा? हो सकता है कोई एक ऐसी सीट हो जो लोजपा रामविलास मांग रही हो सकता है बीजेपी लड़ रही हो, या हो सकता है जदयू लड़ रही हो आज की तारीख में। तो हमें भी एक ऐसी संभावना बनानी पड़ती है कि हम ये 8 सीट पर तैयारी करेंगे, इसमें एक काराकट हमारा फिक्स है, बाकी 2 सीट या 3 सीट या 4 सीट या 5 सीट जो भी सीट हमें मिलेंगी वो इन 8 में ही हो। तो हम 8 कभी नहीं मांगे, ये बात बहुत क्लियर हो। तो अभी कितना सर मिल रहा है आप लोगों को? ये हम क्यों बताएंगे, अभी समय आएगा हम बता देंगे। मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 सर ये भी चर्चा चल रहा है कि या तो जदयू नहीं तो बीजेपी के टिकट से आप लोग को लड़ाने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से ये रत्नेश जी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह से अपनी पार्टी के रजिस्टर्ड सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। ना हम जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे, ना हम किसी और पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी एक आइडेंटिटी हैं, बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर इनका अपना एक असर है, एक प्रभाव है, और एनडीए को उसका फायदा होगा। और हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम अपनी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ ये भ्रम जो फैलाने की, मैं बार बार ये मैं कह रहा हूं कि जब से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी विचारधारा को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बार ये प्रयास किया जा रहा है कि हम
कहीं न कहीं किसी के साथ विलय कर लेंगे। हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को खड़ी करेंगे और हम खड़ी कर चुके हैं। जो हमारा न्याय यात्रा है या जिला सम्मेलन जिस तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार में किया, या अभी कर्पूरी जी की ही जयंती उसी हॉल में आरजेडी ने अगले दिन किया। आपको भी पता है कि उनकी क्या स्थिति थी और हमारी क्या स्थिति थी, जबकि हमसे ज्यादा संसाधन उनके पास है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग बहुत स्पष्ट हैं, चाहे वो सम्राट अशोक जी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो कर्पूरी जी का कार्यक्रम रहा हो, हम लोगों ने जिला से लेकर के पटना के स्तर पर अपनी ताकत का एहसास कराया है लोगों को, और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम किसी ऐसी पार्टी के साथ विलय कर जाएंगे जहां हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि हम अपनी स्थिति है, तो हम किसी के साथ क्यों विलय करेंगे। ये सिर्फ हमारी राजनीति को धक्का पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ असामाजिक राजनीति करने वाले लोग जानबूझ करके खबरों को प्लांट करते हैं। चलिए, अब नीतीश कुमार तो आ चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी भी देखी जा रही है कि जदयू और आरजेडी के बीच में रोजगार को लेकर काफ़ी चल रहा है। आरजेडी अपना क्रेडिट ले रही है। आज नीतीश कुमार ने बयान दे दिया कि सारा रोजगार तो मेरे वजह से ही मिल रहा था, उनको क्या पता है, सारा विभाग तो मेरे ही पास था। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में आरजेडी जो दावा कर रही है रोजगार का, क्या तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है? क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास था, शिक्षकों की इतनी बड़ी बहाली उन्होंने निकाली है, तो जाहिर सी बात है वो कोई कहेंगे ही कि हमने ही बहाली निकाली है। उनका 10 लाख रोजगार का उन्होंने कहीं ना कहीं उसका पहल किया था। आपका सवाल इस रूप में मैं समझता हूँ जी कि नीतीश कुमार जी इस जो भी गठबंधन की सरकार थी उसके मुखिया थे जी, और पिछले 17 सालों में अलग अलग समय में नीतीश कुमार जी, चाहे सिपाहियों की भर्ती का मामला हो, चाहे दरोगा भर्ती का मामला हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का मामला हो, या ग्रामीण विकास विभाग में चाहे भर्ती का मामला हो, या शिक्षकों को 4 लाख से ज्यादा शिक्षक इन्हीं के कार्यकाल में भरे गए हैं। जी जी जी। नर्स की बहाली आप देखिए कि इन्हीं के कार्यकाल में कितने बड़े पैमाने पे। एक समय था जब लालू जी के राज में हॉस्पिटल के अंदर बेड पर कुत्ता सोया हुआ रहता था, आपने कई तस्वीर ऐसी देखी होगी। लेकिन अब वहां पे सदर अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीएचसी हो, तमाम चीज़ों को सुचारू रूप किया। तो क्या बिना भर्तियों के ही सुचारू रूप से भर्ती सब कुछ हो गया? और महागठबंधन के आने के ठीक पहले 45,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जो मैं अंतिम भर्ती में इस गठबंधन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार जो हुआ, ये चर्चा सिर्फ इसलिए ये लोग करते हैं क्योंकि एक नए तरीके से भर्तियां की गई, परीक्षा लेकर के भर्ती की गई। लेकिन अगर क्रेडिट लेना है तेजस्वी जी को, तो मुझे लगता है कि एक सवाल तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। आप मुझे बताइए, 1.5 साल वो लगभग रहे, सारे विभाग उन्हीं के पास थे। पहली कैबिनेट तो छोड़िए, कम से कम 20-25 कैबिनेट हुआ होगा इस बीच में जी। 10 लाख नौकरियां कहाँ हैं? ये तो उनका दावा था ना। तो जो ट्रेंड नीतीश कुमार जी चला रहे थे, जिस गति से वो रोजगार देने का काम कर रहे थे, नौकरी देने का काम कर रहे थे, वो तमाम चीज उन्होंने किया। तो ये तेजस्वी ने किया ना सर, शिक्षा विभाग में निकाला था। फिर वही बात, बीपीएससी के विजय चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर शिक्षक को, जब यहाँ नियुक्ति मिल रहा था शिक्षकों को, उस वक्त उन्होंने कहा था कि फाइल जब हमने सिग्नेचर किया, ठीक है। अब उद्योग मंत्री थे शाहनवाज जी, आपको याद होगा, कहते थे कि हम जब दिल्ली से चले तो हम उद्योग मंत्री थे, उतरे तो हम उद्योग मंत्री नहीं थे। तो क्या इसके मतलब ये हुआ कि जो उस दिन के बाद से जो कुछ फैसले हुए, क्या वो सिर्फ महागठबंधन का फैसला था? क्या उसके पहले जो कुछ भी शाहनवाज जी ने उद्योग विभाग के अंदर किया और उस पे जब काम आगे हुआ, तो इसका मतलब ये है कि कोई क्रेडिट नहीं था पिछली सरकारों का? स्पष्ट तौर पर विजय चौधरी जी ने कहा कि ये 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने, ये फाइल पहले ही बन गई थी, इस पे पहले ही सिग्नेचर हो गए थे, प्रक्रिया नई सरकार में शुरू हुआ। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि कल जो फाइल साइन हुआ वो डिलीट हो गया। ये तो सिर्फ क्रेडिट लेने की बात है। आज कल शिलान्यास किसी ने किया, आज आप उद्घाटन कर रहे हैं तो नहीं बनाया हम ही ने। मतलब कल सारा कुछ हो गया, सिर्फ आपने अप्रोच रोड बनाया तो आपका सारा पुल हो गया, अप्रोच रोड आपका नहीं हुआ।
मतलब अप्रोच रोड आपने बनाया तो सारा पुल आप ही का मतलब हो गया। नीतीश कुमार ने सारा रोजगार की प्रक्रिया दी। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने आप 90 से 2005 के बीच की नौकरियों का आप एक टेन्योर देख लीजिए, जी जी जी। और उसके बाद 2005 से अभी तक का आप देख लीजिए। और अगर तेजस्वी जी इतने बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 2017 में जब वो छोड़ रहे थे तो उनको एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए ना कि हमने अपने विभागों में क्या क्या नौकरियां 2015 से 17 के बीच में दिया। अगर इतने काम करने वाले लोग थे जी। तो बताना चाहिए था। तब उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई नौकरी तो हम दे रहे थे, लेकिन साथ में हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भूमि सुधार विभाग होता है जी, उसमें कितना माल ले रहे थे हर ट्रांसफर में। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कैसे, क्यों आखिर नीतीश कुमार जी को वो गड़बड़ियों का जब पता चला तो उनको दोबारा उसको रोक करके उस पर रोक लगाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग में जिस बड़े पैमाने पे ट्रांसफर में अनियमितता की बात आई और नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? तो ये सारी चीज तो खुली हुई किताब है। मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, और अगर इतनी ही अच्छी ये सरकार चल रही थी जी जी। तो सुनील जी को या सुधाकर जी को या इस तरह के जो भी लोग इनके थे, जी जी जी, वो इस सरकार को न चलने देने के लिए इतने कृत संकल्पित क्यों थे? तो इसीलिए थे ना भाई। इससे अच्छी क्या बात होती कि ये सरकार नौकरी भी दे रही थी, क्रेडिट भी तेजस्वी जी को मिल रहा था। तो चाहे वो रागिनी जी हो, चाहे वो सुधाकर जी हो, चाहे वो सुनील सिंह जी हो, चाहे वो फतेह बहादुर हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, आप तमाम नेताओं का देख लीजिए। जो इनकी हरकतें थी वो तो थी कि हम माल नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए जितना डिस्टर्ब करो इस सरकार को ताकि जितनी जल्दी इस सरकार गिर जाए। नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का कोई कोना छोड़ा इन्होंने। तो इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इनके दुखती रग पर नीतीश कुमार जी ने हाथ रखा हुआ था, और इसीलिए ये पढ़ाई छोड़ करके मंदिर मस्जिद करते चलते थे। अगर शिक्षा मंत्री ने इतनी नौकरियों को दिया जी, तो शिक्षा मंत्री पढ़ाने की बात कब किया उन्होंने पूरे टेन्योर में? मुझे आप बताइए, आप बताइए मुझे। या आप शिक्षा मंत्री से आप पूछिए कि भाई कोई एक बाइट आप मुझे दिखाइए जहां पे शिक्षा सुधार के लिए जो कदम नीतीश कुमार जी ने उठाया उसमें आपने कदम से कदम मिला करके आपने 4 काम किया। जी। आपने एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का या एक प्राथमिक विद्यालय का आपने औचक निरीक्षण किया, आपने वहां जाकर के बच्चों के साथ संवाद किया, आपने उसको पढ़ाने के लिए जो नए शिक्षकों की भर्ती हुई उसकी ट्रेनिंग भी हुई। आप के पाठक को देखेंगे कि आप दर्जनों जिला में वो गए ट्रेनिंग सेंटर पे, वहां वो आप बताइए एक शिक्षा मंत्री जी का एक भी तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो शिक्षा विभाग का ऑटोमेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ घोटाला था। तो वो घोटाला कैसे था? वो तो भाई मशीन से सभी शिक्षकों की नियुक्ति जगह निर्धारित हो गया। अब शिक्षा मंत्री तेजस्वी जी की बेचैनी हो गई कि 1.5 लाख शिक्षक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो आ गए, लेकिन हम ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे कुछ कमा पाते तो वो भी नहीं कमा पाए क्योंकि सब मशीन से हो गया। तो बेचैनी की जो वजह थी वो राम मंदिर नहीं था। मतलब सर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला करना चाहते थे वो लोग, जैसे पूर्व में घोटाले हुए जिस पे ईडी सीबीआई का भाई जिसकी बुनियाद ही यही हो, 2 चीफ मिनिस्टर का पुत्र हो और 10th पास नहीं कर पाए, ठीक है, और वो कहे कि हम रोजगार पर काम कर रहे थे। तो 96 में इनकी बुनियाद क्या पड़ी? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, लैंड फॉर, जब रेल मंत्री बने तो लैंड फॉर जॉब स्कीम। आप देखिए एबी एक्सपोर्ट्स इनकी कंपनी है। जी, जी। जब ये नाबालिग थे तब ये कंपनी बन गई, उसके डायरेक्टर मंडल में थे। जवाब भी दिया है कि हम नाबालिग थे उस समय, हम नाबालिग थे तो क्यों बन गया भाई? कैसे बन गया? आपका नाम कैसे पड़ गया? परिवार के लोगों ने किसी ने डाला होगा ना। और 150 करोड़ की जो संपत्ति है वो कैसे उनके पास आया? सिर्फ 4 लाख रुपए में आया। आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो 4 लाख रुपए में 150 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद लेता है? तो जिनकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार रही हो, जिनकी बुनियाद ही नौकरी के बदले जमीन लेने की रही हो, तो उनकी बेचैनी थी ये, और उस बेचैनी से ये पार नहीं पा रहे थे। इसलिए लांछन, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके परिवार पर हमला करना, परिवारवाद पर उन्होंने कहा तो बहुत तीखा लग गया। क्यों लग गया भाई? हमारा एक सिद्धांत, हमारी एक नीति है, हमारा एक सिद्धांत है, आपके साथ हमने गठबंधन किया तो आपकी चीजों को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो सिद्धांतता हम सही हैं क्या उस पर हम बात नहीं करेंगे? तो आपने कह दिया कि भाई इनका बेटा है तो एक ही है, उसने कहा कि राजनीति नहीं करेगा, शिवानंद तिवारी जी का बयान है। तो इसका मतलब क्या परिवार में और कोई नहीं है? लेकिन
अगर नीतीश कुमार जी ने 18 साल सत्ता में रहने के बाद और उसके पहले केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद अपने परिवार के किसी भगना भगनी को अगर विधायक सांसद नहीं बनाया, तो ये तो क्रेडिट है ना उनकी राजनीति का जी। तो इसमें जिस तरह से रागिनी जी का जवाब आया, तो सरकार टूटी है या रोजगार है, ये तो सारा दोष तो उन्हीं का है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट की बात आप कर रहे हैं, और फिर डिलीट भी उन्होंने किया। जी, बिल्कुल। अगर सही था तो डिलीट क्यों किया? तो ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब नीतीश कुमार के आने के बाद आप लोग इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं? जब वो उधर थे तो बड़ी हमला करते थे हम। देखिए, नीतीश कुमार जी से जो हमारी शिकायत थी वो ये कि तेजस्वी जी के साथ जाने से बिहार के अंदर एक तरह से कहिए ना कि जो छोटे मोटे अपराधी से लेकर के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अचानक से सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जंगल राज आ जाता है, वो दिखता है भाई। जो चीजें दिखती हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं, हम अलग से नहीं कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार जी उन सब चीजों को ठीक कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि जो सुबह का भोला अगर शाम को घर आए तो उसको भोला नहीं कहते हैं। जी इसमें क्या गलत है? जी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल जी थे आरएलजेडी से, तमाम विषयों पर इन्होंने बातचीत की है। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथी हो गए हैं और नीतीश कुमार ने कही दिया है कि अब हम यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार यहाँ रहते हैं या फिर से भागने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।